नमस्कार साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं नदियों के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर पहले से ही मध्य प्रदेश परीक्षा धाम की जो पुस्तक है, उसको यहाँ पर करवाया जा रहा है। उससे संबंधित 5 से 6 वीडियो हमने पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। और इसी कड़ी में हम आगे ये 7वें नंबर का भाग अपलोड करेंगे। और अगर आप एमपी पुलिस, एमपी पटवारी, एमपी एसआई की जो आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं, जिनमें मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यहाँ से आपको संभावित प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? और पीछे वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। ये नए अपडेट के साथ है बुक, 2026 वाली बुक है। इसमें से आप 2, 3, 4 महीने का करंट अफ़ेयर पढ़ेंगे, तो आपका काम हो जाएगा और करंट अफ़ेयर से संबंधित वीडियो भी हम अपने इस चैनल पर लाएँगे। अगर आपका प्यार बना रहा, तो हम बहुत ही जल्द उनको भी स्टार्ट करेंगे। और अगर आप इस वीडियो पर अच्छे-अच्छे कमेंट करेंगे, तो हम बहुत ही जल्द इस सीरीज़ को समाप्त करके हम नया भाग शुरू करेंगे। विज्ञान से संबंधित हम भाग को स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। पर अगर पाठ पाठ के हिसाब से नहीं आएगी, तो एक क्रैश कोर्स वीडियो आएगी आपके लिए हर एक टॉपिक पर, ठीक है? तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का अपवाह तंत्र एवं नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कितने अपवाह तंत्र हैं? तो 6 प्रमुख अपवाह तंत्र में बाँटा गया है। तो पहला है गंगा यमुना अपवाह तंत्र, दूसरा नर्मदा अपवाह तंत्र, फिर ताप्ती अपवाह तंत्र, माही और गोदावरी और महानदी अपवाह तंत्र है। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पे गंगा यमुना अपवाह तंत्र सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश का। सबसे छोटा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र है। तो अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, किसी नदी के उद्गम स्थान से उस नदी के मुहाने तक बनने वाली आकार या संरचना को उस नदी का अपवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब उद्गम से लेकर मुहाने तक की जो भी आकृतियाँ निर्माण निर्माण होती हैं, उन सभी को हम अपवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है? और मध्य प्रदेश के प्रमुख अपवाह तंत्र व उनके क्षेत्रफल। तो गंगा यमुना अपवाह तंत्र, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो यह आपको याद रखना है। और यह मध्य प्रदेश में 1,83,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इससे संबंधित जो नदियाँ हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं। चंबल है, बेतवा है, सिंध, धशान, क्षिप्रा, टोंस, सोन, कैन, काली सिंध इससे संबंधित नदियाँ हैं। नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो नर्मदा का जो अपवाह तंत्र है वह 98,796 है। आप इतना याद रखिए कि 98,000 है, जिसमें से 85,149 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। अपवाह तंत्र में शामिल उपनदियाँ, यानी नदियाँ हैं जो कौन-कौन सी शामिल हैं, जो उनकी सहायक नदियाँ होती हैं, वही उसकी अपवाह तंत्र में शामिल होती हैं। जैसे तवा है, बारना है, मान है, बरगी, छोटी तवा आदि। तापी अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो यह 65,000 वर्ग किलोमीटर में तापी नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है, जिसमें से 9800 वर्ग किलोमीटर या लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर मध्य प्रदेश में शामिल है, जिसकी सहायक नदी बोरी, गिरना और अमरावती है। माही अपवाह तंत्र की बात करते हैं, तो इसका जो यानी 38,500 वर्ग किलोमीटर का अपवाह तंत्र, जिसमें से 7,000 वर्ग किलोमीटर अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश में फैला हुआ है।
जाखम, मोवा, सोन इसकी सहायक नदियां हैं। राजस्थान में माही का अपवाह्य क्षेत्र छप्पन का मैदान कहलाता है और गोदावरी अपवाह्य तंत्र यानी मध्य प्रदेश में गोदावरी अपवाह्य तंत्र का विस्तार। इसकी सहायक नदी बैनगंगा और उसकी सहायक नदी पेंच, कानन, बरदा, बावनथड़ी आदि नदियों जल से निर्मित हुआ है। गोदावरी का मध्य प्रदेश में 23,388 वर्ग किलोमीटर है। माही अपवाह्य तंत्र मध्य प्रदेश में महानदी का अपवाह्य तंत्र कुछ क्षेत्र शामिल है जो 154 वर्ग किलोमीटर और सबसे छोटा अपवाह्य तंत्र है और यह अपवाह्य तंत्र अनूपपुर जिले में हसदू नदी के अंतर्गत आता है। तो आपको यह याद रखना है कि सबसे बड़ा अपवाह्य तंत्र कौन सा है, तो गंगा यमुना अपवाह्य तंत्र, जिसे हम यमुना अपवाह्य तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि भारत की जो नदियां हैं मतलब सॉरी मध्य प्रदेश की जो नदियां हैं अधिकांशतः यमुना नदी में जाकर मिलती हैं, इस कारण से इसे यमुना अपवाह्य तंत्र भी कहते हैं और सबसे छोटा महानदी है। और इससे संबंधित को जल विभाजक यानी होता है वाटरशेड क्या होता है, एक अपवाह्य को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल विभाजक या वाटरशेड कहा जाता है। ठीक है, जैसे एक पर्वत होता है, ऐसे यहाँ पर अगर एक कोई पर्वत है तो यहाँ से इस तरफ की नदियां इस तरफ को बहेंगी और इस तरफ वाली इस तरफ को इस तरीके से बहेंगी, ढाल के अनुरूप बहती हैं। ठीक है, जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया किसे कहते हैं, एक नदी विशिष्ट क्षेत्र में से अपना जल वह कर लाती है जिसे हम जलग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, जो अपन ने अभी देखा है वही सब दिया हुआ है। ये यमुना का दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये नर्मदा इतने मध्य प्रदेश में, गोदावरी का इतना है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली है और कुल इतना है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की नदियों के प्रतिरूप है, जो ड्रेनेज पैटर्न होते हैं। ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं, सीधे प्रश्न बनता है कि वृक्षाभ प्रतिरूप है, जो डेंड्रिटिक पैटर्न है, वह राज्य की अधिकांश नदियां बनाती है। इसका मतलब है इस तरीके से कोई नदियां प्रभावित होती हैं तो इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से मिलती हैं, तो वह कौन सा है, वृक्षाभ प्रतिरूप कहलाता है। अनुगामी प्रतिरूप होता है नर्मदा और ताप्ती नदी जो बनाता है कॉन्सिक्यूट यानी होता है पैटर्न बनाती हैं। अध्यारोपित है यानी होता है जो अध्यारोपित अपवाय है वह क्या कौन बनाता है, चंबल नदी बनाता है। आयताकार अपवाय तंत्र सोन नदी बनाता है। जलातीत यानी सोन व उसकी सहायक नदियां समानांतर प्रतिरूप सोनार भाटौस नदी द्वारा बनाया जाता है। तो आप इनको याद कर लीजिए कि वृक्षाभ जो अधिकांश नदियां हैं वह किस प्रकार का पैटर्न बनाती हैं, तो वृक्षाभ प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है, अनुगामी प्रतिरूप कौन बनाता है, नर्मदा और ताप्ती नदी अनुगामी बनाता है। अध्यारोपित चंबल नदी बनाती है। आयताकार कौन बनाता है, सोन नदी। जलाचित कौन बनाता है, तो एशॉन बाउस की सहायक नदियां बनाती हैं। समानांतर की बात करें तो यहाँ पर टॉस बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा इनसे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियां उत्तर यानी उत्तरी प्रवाहित नदियां, मतलब उत्तर की दिशा यानी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं। तो चंबल व इसकी जो सहायक नदियां हैं वह किस दिशा में प्रवाहित होती हैं, वह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस, ये जो सारी नदियां हैं यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाले सोन, जोहिला, महान, ये सारी नदियां हैं किस तरफ, पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाली बैनगंगा, पेंच, वर्धा, प्राणहिता, कान्हन। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं ताप्ती है, माही, नर्मदा, ये नदियां जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। तो आपसे सीधा प्रश्न बन सकता है कि किस दिशा में निम्न में से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी हैं, निम्न में से। इस तरह से इससे प्रश्न बन सकता है, तो यह आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश से कई नदियों का उद्गम होने के कारण इसे नदियों का मायका कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है तो इस कारण से, और यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, तो यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं और यहाँ के बीच में नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है
और यहाँ से भी इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो निकलती हैं, ठीक है? और इस तरफ भी इस तरीके से यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम केंद्र होने के कारण हम इसको क्या बोलते हैं, नदियों का मायका के रूप में जानते हैं। अब हम बात करते हैं आगे मध्य प्रदेश की मध्य प्रदेश की 5 बड़ी नदियों के बारे में। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर प्रवाहित होती है। चंबल नदी 965 किलोमीटर, सोन नदी 780 किलोमीटर, ताप्ती 724 और बेतवा नदी है जो मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी नदी है, जिसे जिसकी लंबाई 590 किलोमीटर है। भारत की 5 बड़ी नदियों की बात करते हैं तो और 5वीं बड़ी नदी के रूप में हम किसको देखते हैं, तो लंबाई के आधार पर हम नर्मदा नदी को देखते हैं। तो सबसे बड़ी गंगा 2525 किलोमीटर, गोदावरी 1465, कृष्णा 1400, यमुना 1376 किलोमीटर और नर्मदा 1312 किलोमीटर लंबी है। अब हम देखते हैं आगे इन नदियों के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली माही नदी है और ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है, ये सबसे लंबी नदी है इस तरफ वाली, ठीक है, चंबल नदी। फिर यहाँ से निकलती है सिंध नदी, ये बेतवा है, ये कैन है, ये तमसा, टोंस या फिर ये सोन प्रवाहित होती है यहाँ से, ठीक है। और ये नर्मदा नदी है। इन दोनों देखो ये यहाँ पे विंध्याचल पर्वत दिया हुआ है, इसके इसके दक्षिण में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है और ये सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में कौन-सी नदी है? यहाँ से बैतूल से निकलती है, बैतूल मुल्ताई से निकलती है ताप्ती नदी। और यहाँ से ये यहाँ पे देख सकते हैं ये बैनगंगा, इसकी सहायक नदी बरधा यहाँ पे आपको मिलेगी, आपको पेंच, ठीक है। ये बैनगंगा यहाँ जब बरधा और बैनगंगा मिलकर प्राणहिता बनाती हैं और प्राणहिता बनाकर कहाँ आगे गोदावरी में मिल जाती हैं। अगर हम किसी नदी की संरचना के बारे में बात करते हैं तो नदी अपने उद्गम से लेकर मुहाने तक कौन-कौन सी आकृतियाँ बनाती हैं, जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उन पर हम बात करने वाले हैं। किसी ऊँचाई वाले स्थान से किसी नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है? उद्गम केंद्र होता है, जिसे हम सोर्स कहते हैं, ठीक है? जब कोई नदी आगे बढ़ती है तो इसमें कुछ नदियाँ आकर मिलती हैं, जो नदी में देखो क्या होता है, कौन किसकी सहायक नदी होगी, यह उसकी बीच में जो गहराई होती है, उसके आधार पर इसका पता किया जाता है और अन्य आधार भी इसमें शामिल होते हैं। तो ठीक है, जब कोई नदी किसी नदी में जाके मिलती है, तो उसे हम जहाँ पर मिलती है, उस स्थान को हम संगम के नाम से जानते हैं, ठीक है? अब देखो नदी इस तरफ से प्रवाहित होती है, तो नदी का जिस तरह आदमी का लेफ्ट हैंड होगा, उसी तरह नदी का भी लेफ्ट राइट होता है। तो अगर इस तरफ प्रवाहित हो रही है, तो इस तरफ वाले हाथ को उसका राइट होगा, ठीक है? और इस तरफ वाले को लेफ्ट बोलेंगे, तो राइट बैंक यानी कह सकते हैं जो दाईं तरफ से मिलने वाली सहायक नदियाँ होती हैं, वह राइट बैंक कहलाती हैं और बाईं ओर से मिलने वाली को हम लेफ्ट बैंक के रूप में जानते हैं, ठीक है? अब ये देखिए, ये यहाँ पे देखो क्या होता है, तटबंध बना हुआ है, तो यहाँ पे इसको हम तटबंध है और यहाँ पे गोखुर झील है, इसका मतलब पहले नदी इस तरह से प्रवाहित होती थी, पर आगामी समय में कुछ दिनों बाद ये नदी यहाँ इस वाले स्थान को छोड़कर इस तरफ से प्रवाहित होने लगी, तो ये वाली जो क्षेत्र यहाँ से प्रवाहित होती थी, ये गहरा गड्ढा बन गया और इसी को हम गोखुर झील कहने लगे, ठीक है? ये मियांडर, ठीक है? मियांडर ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या बना रहा है, तो यहाँ पे ये विसर्प बना रहा है। तो यहाँ पे क्या बना विसर्प बना रहा है, ठीक है? और कभी-कभी क्या होता है ऐसे ही इसी विसर्प को यही विसर्प होता है आगे चल के गोकुल झील बन जाता है क्योंकि ये नदी है, जब नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो इस नदी के यहाँ पे इसको तोड़कर सीधा प्रवाहित होने लगती है, तो इसी विसर्प को ही गोकुल झील बन जाती है जिसे हम ऑक्सबोर के नाम से जानते हैं। अब देखो यही नदी है, जब समुद्र के किनारे पहुँचती है तो 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, या तो डेल्टा का निर्माण करती है या एस्चुरी का निर्माण करती है। डेल्टा का निर्माण जब होता है जब नदी का अपवाह बहुत ही स्लो हो जाता है, मंद हो जाता है, उसमें गाद का निर्माण या उसमें उसमें जो कह सकते हैं जो बीच में से जो कचरा-कूड़ा या फिर कह सकते हैं उसमें जो
ऊपर से जो सामग्री है वह प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, अगर उसकी गति मंद हो जाती है तो वह किसका निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण करती है। अगर किसी में जिसमें अवसाद कम होते हैं, किसको बोल उसे हम अवसाद बोलते हैं, जो बहाकल आती है, जिसमें अवसाद कम होते हैं वह एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसमें अवसाद ज़्यादा होती हैं उसमें उसे वह डेल्टा का निर्माण करती है। देखो, अगर वह मंद हो जाती है, अगर सागर के किनारे या मुहाने पर अगर कोई नदी मंद हो जाती है, तो वह डेल्टा का निर्माण करती है। देखो यहाँ पे ये आइलैंड से आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये ब्लैक-ब्लैक से ये आइलैंड से, तो ये डेल्टा का है, क्योंकि यहाँ पे जो नदी थी वह छोटे-छोटे वितरिकाओं में बँट जाती है, ठीक है? बँट जाती है, जबकि जब जो एस्चुरी बनाती है वह सीधे जाके मुहाने पे सीधे जाके गिरती है, तो वह एस्चुरी कहलाता है, ठीक है? तो यह आपको जानकारी समझ आई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी महसूस होती है समझने में, तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए, हम उसको शायद शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो ऊपर की बात आपको सारी समझ में आ गई होगी। अब हम शुरू करने वाले हैं उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में। पहले तो उसमें सर्वप्रथम नदी आती है चंबल नदी। तो चंबल नदी की बात करते हैं, उसका पहले हम बात करते हैं उद्गम स्थल की बात करते हैं। तो चंबल नदी का उद्गम इंदौर जिले के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी से होता है। तो कहाँ से होता है? इसका जो उद्गम है वह जानापाव पहाड़ी इंदौर से होता है, और जानापाव पहाड़ी किस क्षेत्र में आती है? तो महू के अंतर्गत आती है। तो आपको याद क्या रखना है, चंबल नदी का उद्गम केंद्र कहाँ? इंदौर। इंदौर में कहाँ पर? महू। और महू के अंतर्गत जानापाव पहाड़ी है, वहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है, और इसकी लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। प्रवाहित होकर यह चंबल नदी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की जिले में यमुना की पंचनद में मिल जाती है। पंचनद, क्योंकि वहाँ पर 5 नदियाँ आके मिलती हैं, मतलब थोड़े दूर-दूर पर, तो उन सभी को मिला के क्या बोलते हैं? पंचनद बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो जो यहाँ पे लिखा हुआ नोट में, कुंवारी नदी मिलती है, सिंध नदी, चंबल, पाहुज, यमुना नदी को एक साथ पंचनद कहा जाता है। तो आप पहली पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। चंबल नदी का उद्गम केंद्र कहाँ पर है? जानापा पहाड़ी इंदौर से निकलती है, और यमुना नदी में इटावा के पास में जाके उत्तर प्रदेश में मिल जाती है, ठीक है? इसकी जो लंबाई कितनी है? तो 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं, ठीक है? तो क्षिप्रा नदी, आप इससे पहले इसको देख लीजिए, जिससे आपको बहुत ही समझने में आसानी होगी, ठीक है? ये यहाँ पे आपको मैप आपको दिखाई दे रहा होगा। ये है इंदौर, ठीक है? यहाँ पे इंदौर, ये महू है। महू यानी जानापाव पहाड़ी से, यहाँ से सबसे पहले ये नदी प्रवाहित होना शुरू होती है इंदौर से, जिसको हम चंबल नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है? जब आगे चंबल नदी बढ़ती है और मंदसौर में पहुँचती है, तो यहाँ पे ये जो शिवना नदी है, यहाँ से जो शिवना नदी निकल कर आती है, तो ये शिवना नदी मंदसौर शहर के होते हुए, ठीक है, इसी में मिल जाती है मंदसौर के पास, ठीक है? ये यहाँ पे शिवना नदी है, मंदसौर शहर है, ठीक है? और इसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो शिवना नदी का उद्गम राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की शिवना गाँव से होता है। और मंदसौर में इसी नदी के तट पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो यह आपको याद रखना है कि जो शिवना नदी है, इसके किनारे पर पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो अभी हमने क्या देखा? इंदौर में उद्गम होता है शिवना नदी, प्रतापगढ़ पर, ठीक है? हम इतना याद रखेंगे, शिवना नदी के किनारे मंदसौर शहर है, और मंदसौर शहर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी इसी नदी के किनारे स्थित है। और देखो, अब हम बात करते हैं, देखो, शिवना नदी का उद्गम हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार रतलाम जिले की पिपलौदा गाँव से माना जाता है। तो अलग-अलग है, अगर आपको जिस प्रकार का भी ऑप्शन मिलता है, प्रतापगढ़ ऑप्शन मिलता है तो प्रतापगढ़ लगाइए, रतलाम मिलता है तो रतलाम लगाइए, ठीक है? तो ये शिवना नदी हो गई। फिर शिवना नदी के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी पर हमें मिलता है गांधी सागर परियोजना। क्या मिलती है? जो चंबल नदी है, चंबल नदी पर यह ना आगे बढ़ती है, तो हमें ये मतलब उम, यहाँ पर गांधी सागर बाँध मिलता है, ठीक है? ये मध्य प्रदेश की मंदसौर में ही स्थित है। फिर हम और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से जो क्षिप्रा नदी है, ये क्षिप्रा नदी हमें यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें कौन-सी नदी मिलती है? सहायक नदी की बात करते हैं। देखो, अगर नदी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है, तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा। तो लेफ्ट में सबसे पहले नदी मिलती है शिवना नदी, और जब हम राइट में बढ़ते हैं, तो हमें बड़ी सहायक नदी के रूप में मिलती है, क्षिप्रा नदी मिलती है, ठीक है? तो क्षिप्रा नदी
और इसके बारे में देख लीजिए, काकरी बरड़ी इंदौर से निकलती है। देखो, मालवा क्षिप्रा नदी के बारे में लिखा हुआ है। मालवा की गंगा कही जाने वाली क्षिप्रा का उद्गम इंदौर जिले की काकरी बरड़ी पहाड़ी से निकलती है। तो जो काकड़ी यानी काकड़ी बरड़ी पहाड़ी है, यहाँ से क्षिप्रा नदी निकलती है और क्षिप्रा नदी के किनारे ही उज्जैन महाकालेश्वर का मंदिर अवस्थित है। ठीक है, जब हम इससे और आगे बढ़ते हैं तो हमें कौन सी नदी मिलती है, तो ये यहाँ से हमें काली सिंध मिलती है। और काली सिंध के बारे में देख सकते हैं, जो काली सिंध का उद्गम है देवास की बागली तहसील से निकलती है। ठीक है, और इसकी बरझारी गांव से होता है। इसकी जो सहायक नदी है लखुंदर, नेवज और परमान है, ये इसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, तो काली सिंध की जो सहायक नदी है उसे लखुंदर लखुंदर नेवज और परवान के नाम से हम जानते हैं। फिर हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो ये राजस्थान के अंतर्गत ये देखते हैं हम, राणा सागर परियोजना मिलती है। जब ये आगे बढ़ती है नदी, तो यहाँ पर कौन सी परियोजना मिलती है, राणा सागर परियोजना मिलती है, जो कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंतर्गत आती है। और आगे बढ़ते हैं तो इसी पर मिलता है हमें चूलिया जलप्रपात भी मिलता है। और आगे चलते हैं तो जवाहर सागर परियोजना है, वह कोटा राजस्थान यानी कोटा बैराज के नाम से हम जानते हैं, जैसे हम जवाहर बैराज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर आगे और चलते हैं तो हमें मिलती है पार्वती नदी मिलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, यानी आष्टा सीहोर से निकलती है। तो पार्वती नदी का उद्गम आष्टा सीहोर जिले से होता है। फिर आगे चलते हैं तो कूनो नदी का उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, जो कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरती है। ठीक है, बनास की बात करते हैं तो चंबल यानी की सहायक सबसे बड़ी नदी अरावली पर्वत श्रेणी के कुंभलगढ़ राजस्थान से होता है। सीप नदी का उद्गम श्योपुर से होता है, जिस पर बंजारा बांध अवस्थित है। तो हमने पार्वती देखी, जो कहाँ से निकलती है, आष्टा सीहोर से निकलती है। फिर ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ से कुंभलगढ़ से बनास नदी होकर निकल के आती है। ठीक है, बनास नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी में शामिल है, अरावली से होकर प्रवाहित होती है। और यहाँ पे ये सीप नदी मिलती है, और इनकी संगम को हम किस नाम से जानते हैं, तो रामेश्वरम के नाम से इसके संगम को जानते हैं। और आगे बढ़ती हैं तो ये श्योपुर से निकलती है। ठीक है, कूनो नदी कूनो शिवपुरी के पठार से निकलती है। फिर आगे चलते हैं, सीप नदी मिलती है, उसको हम श्योपुर से निकलती है, और इसी पर चंबल घड़ियाल केंद्र अवस्थित है। ये यहाँ पे यमुना नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी अवस्थिति के बारे में हमने देखा। याद करने के लिए हमें मैप बहुत ही आवश्यक है। चंबल नदी परियोजना की बात करते हैं तो गांधी सागर मंदसौर पर, राणा सागर हम चित्तौड़गढ़ राजस्थान, जवाहर सागर कोटा राजस्थान, चंबल नदी पर प्रमुख जलप्रपात चूलिया जलप्रपात की अगर हम बात करते हैं तो ये कोटा के पास में, यहाँ पे अपन ने देखा जवाहर सागर के पास में कौन सा है, चूलिया जलप्रपात है। और शीतला माता इंदौर और झाड़ी दाह भी इंदौर में अवस्थित है। और विशेषताओं की बात करते हैं तो चंबल नदी अवनलिका अपरदन तथा बीहड़ का निर्माण करती है, जिसे हम रिवाइन लैंड के नाम से जानते हैं। अहम अपरदन एलुवियम चट्टानों को काटकर करती है। मध्य प्रदेश के बीहड़ प्रभावित क्षेत्र में श्योपुर मुरैना भिंड आते हैं। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में अवस्थित है। चंबल नदी में डॉल्फिन संरक्षण भी किया जाता है। और चंबल नदी वटागुर, कटहवा, चित्रा इंडिका जैसे कछुओं की प्रजातियां हैं, तो उनका संरक्षण करती है। चंबल नदी का पूरा नाम यानी चरमावती, धर्मावती व कामधेनु है। बनास, सीप, चंबल जो कुछ संगम है उसको हम रामेश्वरम, ये यहाँ पे देख सकते हैं। बनास नदी, यहाँ पे सीप नदी, यहाँ पे जहाँ मिलते हैं उसको हम रामेश्वरम त्रिवेणी या संगम के नाम से, त्रिवेणी संगम के नाम से राजस्थान में इसका निर्माण करती हैं। चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। जैनापाव पहाड़ी इंदौर जिले से चंबल, नखेरी, कारम, चोरम, गंभीर, अजनार और उमरा सुमरा नदियों का उद्गम होता है। डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यहीं तक पढ़ते हैं, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अन्य नदियों के बारे में भी, क्योंकि हम छोटे छोटे वीडियो अपलोड करना चाहते हैं।
ठीक है? जिससे आपको आसानी हो पढ़ने में और आपका मन लगा रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये इसका पार्ट ए है और फिर पार्ट बी, पार्ट सी करके हम इसको जो अपवाय तंत्र है, उसकी वीडियो आपकी मतलब अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से देख सकते हैं। आप किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हों, तो आपके लिए लाभदायक होगी। थैंक यू, धन्यवाद।